कई बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि किसी इंडक्टर या कॉइल का यूज़ कहाँ पर होता है। तो हम लोग अभी उसका एक यूज़ देखेंगे। उसका यूज़ जो होता है वो चोक कॉइल के फॉर्म में होता है। चोक कॉइल जो होता है हमारे घरों में जो ट्यूबलाइट जलते हैं उनके साथ में होता है। ट्यूबलाइट के अंदर करंट को कंट्रोल करने के लिए चोक कॉइल का यूज़ होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है जिसमें ये ट्यूबलाइट है और एक एसी सोर्स दिखाया गया है ना। तो एसी सोर्स है और ट्यूबलाइट के साथ में सीरीज में एक कॉइल जोड़ा गया है यहाँ पर, है ना। देखेंगे कि अगर यहाँ से कोई करंट जाएगा तो ये करंट इस तरह से घूमते हुए ये इस चोक कॉइल में जाएगा, है ना। तो ट्यूबलाइट से जो करंट फ्लो कर रहा है वही करंट इस चोक कॉइल से होकर के भी जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि चोक कॉइल ट्यूबलाइट के सीरीज में है। ठीक, तो ट्यूबलाइट का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ट्यूबलाइट में हमें थोड़े से कम करंट की ज़रूरत होती है। पीक वैल्यू जो होता है वो ज़्यादा होता है, कम करंट की ज़रूरत होती है। तो ये जो चोक कॉइल है ये उस करंट को कंट्रोल करता है ना। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि चोक कॉइल इज यूज्ड टू कंट्रोल द करंट इन अ ट्यूबलाइट, है ना। जो ट्यूबलाइट होता है उसमें करंट को ये कंट्रोल करता है। यहाँ पर हम लोग रेजिस्टर भी यूज़ कर सकते हैं चोक कॉइल के जगह पर, वो भी करंट को कम कर सकता है रूट में अगर सीरीज में जोड़ा जाए। लेकिन रेजिस्टर क्या करता है, पावर लॉस कराता है, जबकि कॉइल जो है वो लॉस नहीं कराता है। इसलिए रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हम लोग चोक कॉइल को प्रीफर करते हैं। यहाँ हमें ये ध्यान देना होगा कि जो चोक कॉइल है ये यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, ये है चोक कॉइल। ये तभी यूज़फुल होता है जब एसी सोर्स के साथ में यूज़ किया जाए। डीसी सोर्स में चूँकि करंट वेरिएशन नहीं होता तो इंडक्शन भी नहीं होगा और इसलिए इंडक्टर काम भी नहीं करेगा, है ना। तो कह सकते हैं इट इज़ यूज़फुल व्हेन used with AC source, है ना। AC सोर्स होता है तो उसमें करंट वेरी करता है, तब ये ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है। अच्छा, साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इसको रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इट इज़ preferred over resistance because it saves energy और पावर, है ना। जो रेजिस्टेंस होता है वो एनर्जी का लॉस कराता है, लेकिन ये एनर्जी का लॉस नहीं कराता। इट डज नॉट कंज्यूम पावर और एनर्जी, while resistance consumes energy। ठीक, एक पॉइंट और ध्यान देंगे कि जो चोक कॉइल है उसको ट्यूबलाइट के सीरीज में जोड़ा गया है ना। क्योंकि हमने अभी दिखाया कि जो करंट सोर्स से होकर जा रहा है, जो ट्यूब से होकर जा रहा है, वही करंट इस चोक कॉइल से भी होकर के जा रहा है। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि चोक कॉइल ट्यूबलाइट के सीरीज में जोड़ा जाता है। चोक कॉइल इज connected in
सीरीज टू द ट्यूब लाइट। ठीक, तो हमने इसमें जो भी पॉइंट समझे हैं, इस पॉइंट्स को, ये सारे पॉइंट्स को हम लोग यूज़ करेंगे जो चोक कॉइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे उनमें, है ना। तो चोक कॉइल से रिलेटेड एक एग्जांपल भी कर लेते हैं साथ में। देखेंगे यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। कहा गया है कि एक चोक कॉइल इज नीडेड, choke coil is needed to operate a tube light at 160 volt and 50 hertz। ठीक, तो जो ट्यूब लाइट है उसको 160 वोल्ट के सोर्स से जोड़ा गया है जिसका फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक, ट्यूब लाइट हैज रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम, रेजिस्टेंस ट्यूब लाइट का 5 ओम दिया है, वो भी तब व्हेन रनिंग एट 10 एम्पियर करंट, मतलब ट्यूब लाइट से जब 10 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा तो उसका रेजिस्टेंस 5 ओम है। एक्चुअली में हीटिंग होता है तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी करता है। तो जब 10 एम्पियर का करंट होगा, ओब्वियसली आरएमएस करंट होना चाहिए, है ना। तो जब 10 एम्पियर का आरएमएस करंट फ्लो कर रहा होगा ट्यूब लाइट से तो 5 ओम उसका रेजिस्टेंस होगा। तो हमसे पूछा गया है पहले कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ चोक कॉइल, है ना। तो पहले इंडक्टेंस निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखेंगे क्वेश्चन का पहला पार्ट में कर रहा हूँ कि अपने पास ऐसा समझते हैं कि एक ट्यूब लाइट है ना, और एक चोक कॉइल है। ट्यूब लाइट का मतलब समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस है, ठीक, और हमें एक जो है एक सोर्स दिया गया है, एसी सोर्स। तो इसका वोल्टेज बताया गया 160 और 50 हर्ट्ज का रेजिस्टेंस है ना। जो ट्यूब लाइट है इसका रेजिस्टेंस दिया गया है 5 ओम, तो इसका इंडक्टेंस निकालना है। ठीक, साथ में ये भी कहा गया कि जो करंट है वो दिया गया है यहाँ पर 10 एम्पियर। तो जो ट्यूब लाइट है, ट्यूब लाइट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होना चाहिए IRMS इंटू R। तो IRMS, यही IRMS दिया हुआ है 10 एम्पियर और रेजिस्टेंस है 5, यानी कि 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं कि VL है, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, और ये है नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो सोर्स है उसका। तो हमें पता है कि V, VR और VL में ये रिलेशन होता है। ठीक, तो ये दिया है 160, VR आया है 50, तो VL की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 160 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो यहाँ से VL की वैल्यू निकालेंगे, ये आ जाएगा 152 वोल्ट, है ना। तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो हमें पता है कि जो VL होगा वो होता है IRMS इंटू XL। ठीक, IRMS 10 एम्पियर दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना, और XL होता है ओमेगा इंटू L। VL अपना आया है 152। तो इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज में लिखते हैं और हम लोग इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो ये है VL जो कि 152 आया है इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L। तो L का वैल्यू हो जाएगा 152 बाई ओमेगा, 152 2 पाई इंटू n। तो 152 डिवाइडेड बाई 2 पाई, फ्रिक्वेंसी सोर्स का 50 हर्ट्ज क्वेश्चन में दिया गया है ना। आप देखेंगे जो फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है। तो यहाँ से L की वैल्यू निकालेंगे 48.4 मिली हेनरी आ जाएगा, या
इतना 10⁻³ हेनरी कर सकते हैं। ये एल आ गया। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन 2 जो पूछा गया, इसमें कहा गया है कि सेम ट्यूबलाइट, उसी ट्यूबलाइट को इज टू बी ऑपरेटेड एट 160 वोल्ट डीसी बैटरी, है ना, एसी के बदले में डीसी बैटरी यूज किया गया। देन व्हाट एडिशनल रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। अब देखेंगे कि अब डीसी बैटरी हम यूज करेंगे तो चोक कॉइल काम नहीं करेगा, तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो उस केस में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो ट्यूबलाइट है, एक ट्यूबलाइट है, इसके बगल में पहले हमने सीरीज में कॉइल जोड़ा था, इस बार एक और रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। ट्यूबलाइट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम और यहाँ पर एक डीसी बैटरी लगाई गई। डीसी बैटरी 160 वोल्ट का, है ना, और इसमें जो करंट है, करंट हमें IRMS 10 एम्पियर का फ्लो कराना है। IRMS नहीं, इसको कांस्टेंट करंट बोलेंगे 10 एम्पियर का। ठीक, तो देखेंगे कि यहाँ पर 160 वोल्ट जो होगा वो होना चाहिए 10 एम्पियर करंट इंटू 5 ओम प्लस आर, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है वो, क्योंकि हमें 10 एम्पियर का ही करंट यहाँ से चाहिए ट्यूबलाइट से। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे कि 16 इज इक्वल टू 5 प्लस आर हो गया, यानी आर आ गया 11 ओम। तो 11 ओम का रेजिस्टेंस हमें चाहिए सीरीज में ट्यूबलाइट के चोक कॉइल के बदले में। अब चोक कॉइल यूज नहीं कर सकते क्योंकि डीसी बैटरी आ गई, तो हम 11 ओम का रेजिस्टेंस यूज करेंगे, तब यहाँ से 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, जो कि इस ट्यूबलाइट के लिए ज़रूरी है। ठीक, अब क्वेश्चन का तीसरा पार्ट आते हैं। तीसरे पार्ट में हमें कहा गया कि कंपेयर द पावर लॉसेज इन बोथ केसेज। पहले जब हम चोक कॉइल यूज कर रहे थे, है ना, तो उस केस में रेजिस्टेंस सिर्फ ट्यूबलाइट में था। पहले केस में रेजिस्टेंस सिर्फ ट्यूबलाइट में था, कॉइल में कोई रेजिस्टेंस नहीं था। तो ये जो ट्यूबलाइट था, यहीं पर पावर लॉस हो रहा था। कितना लॉस हो रहा था निकालते हैं। तो फर्स्ट केस में जो पावर लॉस है उसको लिखेंगे I² इंटू जो R है, I 10 एम्पियर दिया गया था, रेजिस्टेंस 5 ओम था, है ना। तो ये देखेंगे कि ये 500 वाट आएगा। जबकि सेकंड केस में जो पावर होगा P2 वो हम लोग यूज करेंगे I² R प्लस R। I है 10, R हो गया है 11 और ये ट्यूबलाइट का रेजिस्टेंस पहले से 5 था, तो ये देखेंगे कि 1600 वाट हो गया, है ना। तो पहले सिर्फ 500 वाट का एनर्जी खर्च होता था, अब 1600 वाट का एनर्जी खर्च हो रहा है ना, 1 सेकेंड में। यानी अब जो है देख सकते हैं कि पावर लॉस जो है वो 3 टाइम से भी ज़्यादा हो चुका है, और इसी कारण से चोक कॉइल को प्रीफर किया जाता है रेजिस्टेंस के रिलेटिव। ट्रांसफार्मर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे वोल्टेज को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे पावर हाउस होते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है पहले जनरेट होता है, फिर जब उसको भेजना होता है टाउन में तो हाई वोल्टेज और लो करंट पर भेजा जाता है, जिससे कि पावर लॉस जो है वो रास्ते में कम हो। तो वहाँ पर भी वोल्टेज को लो से हाई करने के लिए ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी टाउन में पहुँच गया, वहाँ से फिर कॉलोनी में सप्लाई करना है, तो कॉलोनी में भी लो वोल्टेज ही जाना होता है। तो वहाँ पर भी क्या करते हैं कि जो हाई वोल्टेज से पावर सप्लाई आया था उसको ट्रांसफार्मर यूज करके कम वोल्टेज पर सिटी के अंदर या कॉलोनी के अंदर भेजा जाता है। ठीक है, तो दोनों जगह ही ट्रांसफार्मर का यूज है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि पावर हाउस से आया जो भी इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये है इनपुट, है ना,
ये हो गया इनपुट। ये दो वायर्स दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पर कुछ आपको वोल्टेज होगा और यहाँ पर ये है आउटपुट। जैसे कॉलोनी में सप्लाई करना हो तो ये हो गया आउटपुट, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में कुछ लैमिनेटेड कोर है। यहाँ पर कई सारे प्लेट्स देखेंगे आप, प्लेट्स जैसे दिख रहे हैं। तो ये होता है, इसको कहा जाता है लैमिनेटेड कोर। और यहाँ पर रेड कलर के कई सारे कॉइल्स जो हैं इस पे लपेटे गए हैं। तो जो इनपुट के पास, इनपुट वाला साइड में जो कॉइल है, इसको कहा जाता है प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल, ये जो कॉइल है यहाँ पर, ये प्राइमरी कॉइल है। और आउटपुट के साइड में जो कॉइल है, इसको कहा जाता है सेकेंडरी कॉइल। ये हो गया सेकेंडरी कॉइल, ठीक। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड बी फिक्स्ड हो, एरिया चेंज नहीं हो रहा हो, तो एन पर डिपेंड करेगा, है ना। अब जितना ज़्यादा एन होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो जैसा कि हम लोग कहते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो d∅dt के इक्वल होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू d∅dt होता है, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम बात करें सेकेंडरी कॉइल में, यानी आउटपुट वोल्टेज की, आउटपुट वोल्टेज यानी कि सेकेंडरी कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर जो आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और इनपुट वोल्टेज जो होगा, यानी प्राइमरी वोल्टेज जो होगा, वो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP होता है, ठीक। अब जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो हमारे पास दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक ट्रांसफार्मर होता है जिसको कहा जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज, है ना। आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इसको यूज किया जाता है। यानी सेकेंडरी जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होना चाहिए। ES बाई EP हमें क्या करना है कि चूंकि सेकेंडरी कॉइल में यानी आउटपुट वोल्टेज बढ़ाना है तो ये ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और जैसा कि हमने पीछे फॉर्मूला लिखा कि ES बाई EP, ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP। अगर इसको ग्रेटर देन 1 करना होगा तो हम क्या करेंगे, NS ग्रेटर देन NP करेंगे, है ना। आउटपुट वोल्टेज बढ़ाना है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कर देंगे तो वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ पर। उसी तरह से एक दूसरे तरीके का होता है ट्रांसफार्मर जिसको कहा जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है वोल्टेज को कम करने के लिए। इट इज यूज्ड टू डिक्रीज
द आउटपुट वोल्टेज, है ना, आउटपुट वोल्टेज जो है उसको कम करने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो इसमें ES/EP जो होगा वो लेस देन 1 होगा, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल में जो है हमें वोल्टेज कम करना है, सेकेंडरी में कम होना है प्राइमरी से, ठीक है। जबकि स्टेप अप में क्या था, इसमें सेकेंडरी को हमें ज़्यादा करना था प्राइमरी से। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ES/EP ये होता है NS/NP के इक्वल, और इसको लेस देन 1 करना हो तो हमें सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स को प्राइमरी से कम रखना पड़ेगा, ठीक। तो इस रिजल्ट से हम देख सकते हैं कि अगर सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखे जाएं प्राइमरी से, तो क्या होगा कि वोल्टेज जो है वो इस ट्रांसफार्मर से कम किया जा सकता है, आउटपुट वोल्टेज को कम किया जा सकता है, ठीक। अब ये जो ट्रांसफार्मर है इसकी इफ़िशियंसी भी पूछी जाती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कहीं भी इफ़िशियंसी जब निकाली जाती है तो हम लोग कहते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, है ना। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का इफ़िशियंसी निकालना हो तो कहेंगे कि ये हो गया आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, ठीक है। तो आउटपुट पावर जो होगा उसको हम लोग लिखेंगे आउटपुट वोल्टेज इनटू आउटपुट करंट, यानी सेकेंडरी कॉइल में सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट, और इनपुट का मतलब प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज और उसमें करंट, ठीक है। तो इस तरह से इफ़िशियंसी निकाली जा सकती है। अगर 100% इफ़िशियंसी होगी तो आउटपुट और इनपुट दोनों इक्वल होंगे, ठीक। अब ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें कई तरह के लॉसेज होते हैं, है ना। आप समझें एक बार इसके कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ये है कि ये AC जो है करंट हम लोग कहीं से पावर स्टेशन से ला रहे हैं, ठीक है, और इस कॉइल में करंट AC करंट फ्लो करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि AC करंट जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, पीरियडिकली चेंज होता है। तो जैसे ही ये चेंज होता है तो इसके कारण से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं जो कि इस कॉइल से होकर के गुजरती हैं, तो यानी कि ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें फ्लक्स चेंज होता है, और जब इसमें फ्लक्स चेंज होता है तो इसमें भी करंट इंड्यूस होता है, करंट इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूस होता है, और यहाँ से जो है वो फिर सप्लाई होती है, आउटपुट सप्लाई होती है, ठीक। तो इसमें कई तरह के लॉसेज हो सकते हैं, जैसे कि हमने ये वायर्स जो है वाइंडिंग किए हुए हैं, वायर्स का कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, रेजिस्टेंस होगा, करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें लॉस होगा, ठीक। तो पहला जो लॉस होता है लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो पहला जो है हम लोग कह सकते हैं कि लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग वायर्स, ठीक है। जो कॉइल्स हैं प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल उनका कुछ रेजिस्टेंस हो सकता है, और रेजिस्टेंस होगा तो उसमें पावर लॉस होगा I² इंटू R के हिसाब से, ठीक। दूसरे तरीके का लॉस होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लक्स लीकेज, है ना। फ्लक्स लीकेज के कारण से लॉस क्या होता है आप फिगर से समझें कि जैसा कि हमने कहा कि इस कॉइल से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज निकलती हैं वो इसमें होकर के जाती हैं,
लेकिन हो सकता है कई सारी लाइंस ऑफ फोर्सेज होंगी जो इसमें से नहीं गुजरती होंगी, कहीं और से निकल जाती होंगी। तो चूंकि हम सारे फ्लक्स का यूज इस कॉइल में नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए उसकी वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो रहा है। जैसा कि हमें पता है जहाँ जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वहाँ पर एनर्जी होती है। तो अगर ऐसा होगा कि कुछ फ्लक्स जो है बाहर निकल गया, यानी बाहर कुछ एनर्जी चले गया है, ठीक है, तो ये जो है हमारे लिए लॉस होता है। तो इसको कहते हैं फ्लक्स लीकेज। मतलब कह सकते हैं कि ऑल द फ्लक्स फ्रॉम प्राइमरी coil may not be used by secondary coil। अब जब यूज नहीं हो पाएगा तो हमारे लिए लॉस है। तीसरा लॉस होता है, उसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस होता क्या है कि जैसे कोई मटेरियल है ना, जैसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर लैमिनेटेड कोर रखा है, ठीक है। तो हिस्टेरेसिस लॉस का मतलब होता है कि इसमें जैसे डाइपोल्स हैं, बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो इसमें मैग्नेटाइजेशन हो रहा होगा। मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है कि इसमें छोटे छोटे डाइपोल्स हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स, उनका ओरिएंटेशन बार बार बदलता है। बिल्कुल वैसे ही बदलता है जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल्स का ओरिएंटेशन बदलेगा अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अगर इनका ओरिएंटेशन बदलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें कुछ चली जाएगी, है ना। अगर कुछ पोटेंशियल एनर्जी इस लैमिनेटेड कोर में चली गई, कुछ एनर्जी इसमें चली गई जो कि हमें यहाँ से आउटपुट की तरफ भेजना था, बाहर भेजना था, तो क्या होगा, हमारे लिए वो लॉस है ना। तो इस टाइप के लॉस को कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है। अच्छा, जो फोर्थ तरीके का लॉस होता है इसको कहते हैं एडी करंट लॉस। अब हमें ये पता करना होगा कि एडी करंट क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लैमिनेटेड कोर रखा गया है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन का कोर होता है। तो अगर ऐसा हो कि जैसे मान लेते कोई प्लेट है ना, कंडक्टिंग प्लेट है, यहाँ पर बार बार मैग्नेटिक फील्ड वैरी करेगा, तो इस प्लेट के अंदर ही जो करंट है वो इंड्यूस हो जाता है, क्लोज लूप बन जाता है यहीं पर। इसी में करंट जो है वो हो सकता है कि इंड्यूस हो जाए, ठीक है। तो किसी मेटल के अंदर ही करंट का इंड्यूस हो जाना ड्यू टू वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो ये एडी करंट कहलाता है। इसमें जो करंट इंड्यूस होते हैं इनको एडी करंट कहते हैं। और अगर यहाँ पर एडी करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर हीट लॉस भी होगा। तो हीट लॉस होगा तो हमारे लिए वो लॉस है, ठीक। तो ये चार तरह के लॉसेज होते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस में भी क्या होता है, जो मैं बात कर रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी हो गया, तो बार बार पोटेंशियल एनर्जी वेरी करता है, तरह से वहाँ भी हीट लॉस होता है। तो ये सारे चार तरह के लॉसेज हैं जो कि ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को कम करते हैं। ट्रांसफार्मर पर बेस्ड एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कहा गया है द इफिशियंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज 90%। तो इफिशियंसी को हम लोग डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, ठीक। अब आगे देखते हैं, इसमें कहा गया है कि द ट्रांसफार्मर इज रेटेड फॉर एन आउटपुट ऑफ 9000 वाट, है ना। इफिशियंसी तो हमें दिया गया है 90%, है ना, 90/100 हो गया, और जो आउटपुट है वो यहाँ पर दिया गया है 9000 वाट, 9000 वाट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट।
तो यहाँ से देखेंगे कि इनपुट पावर अपना आ जाएगा 10,000, है ना, 10,000 वाट ये इनपुट पावर आया, और आउटपुट पावर जो यहाँ दिया गया है वो है 9,000। ठीक, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। कहा गया है प्राइमरी वोल्टेज इज 1000 वोल्ट। प्राइमरी वोल्टेज का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं EP, है ना, प्राइमरी कॉइल में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये दिया गया है 1000 वोल्ट। ठीक, द रेशियो ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी टू द सेकेंडरी कॉइल इज 5:1, यानी NP बाई NS ये हमें दिया गया है 5/1, ये एक रेशियो दिया गया है। साथ में कहा गया द आयरन लॉसेज आर 700 वाट। आयरन लॉसेज मतलब ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है जो कि आयरन से बना होता है उसमें 700 वाट का लॉस होता है। ठीक, और आगे कहा गया द प्राइमरी कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल ये दिया हुआ है 1 ओम। तो इसमें हमें इतने सारे डेटा दिए हुए हैं। अब इनको यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। पूछा गया है फाइंड वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज निकालना है हमें। ठीक, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ES बाई EP ये होता है NS बाई NP। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं कि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और सेकेंडरी में कम है। जो भी है यहाँ पर हम लोग रेशियो लिखेंगे। ES हमें फाइंड करना है और EP क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर 1000 वोल्ट, तो इसको 1000 वोल्ट रखेंगे। NS बाई NP जो है इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1/5 हो जाएगा। तो यहाँ से ES का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 200 वोल्ट। तो सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो आ गया 200 वाट। ठीक, अब आगे पूछा गया है करंट इन प्राइमरी कॉइल। ठीक, तो जो P इनपुट है यानी इनपुट पावर है इसको हम लिखते हैं EP इंटू IP। ठीक, तो इनपुट पावर देखेंगे यहाँ पर आया है 10,000 वाट, है ना, 10,000 वाट। और EP यानी प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो है 1000, तो इसको 1000 रखेंगे इंटू IP। तो यहाँ से देख सकते हैं कि IP का जो वैल्यू है वो आ गया 10 एम्पियर। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कॉपर लॉस इन प्राइमरी कॉइल, है ना। देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, जिसमें कि यहाँ पर कुछ प्राइमरी कॉइल होते हैं, यहाँ पर प्राइमरी कॉइल होता है, यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल होता है और बीच में आयरन कोर होता है। तो ये जो प्राइमरी कॉइल है इसका रेजिस्टेंस हमें दिया गया है ना। प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस हमें बताया गया है कि वो आया है 1 ओम का। यहाँ देखें रेजिस्टेंस दिया हुआ प्राइमरी कॉइल में 1 ओम। ये तो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे प्राइमरी कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो प्राइमरी कॉइल में रेजिस्टेंस दिया हुआ है, प्राइमरी कॉइल में हमें करंट भी पता है। ठीक, तो प्राइमरी कॉइल का जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो लॉस होता है उसी को हम लोग
कॉपर लॉस कहते हैं, जो हीट लॉस होता है। तो IP है 10 एम्पियर और RP यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल ये है 1 ओम। तो कुल मिलाकर के ये आ गया 100 वाट। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे कि पूछा गया कॉपर लॉस इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि टोटल लॉस कितना है। टोटल पावर लॉस ये होगा इनपुट पावर, मतलब अगर इसको हम लोग शॉर्ट में कहें तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, P इनपुट माइनस P आउटपुट, ये पावर लॉस हुआ। तो इनपुट पावर है 10,000 और आउटपुट पावर 9,000 आया है। कैसे देखें, यहाँ पर आउटपुट पावर तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आउटपुट पावर 9,000 वाट। यहाँ भी हमने लिखा है आउटपुट पावर 9,000 वाट। तो इनपुट है यहाँ पर 10,000 और आउटपुट है 9,000, यानी 1,000 का लॉस हो गया। तो टोटल लॉस जो है पावर का वो है 1,000। ठीक, अब हमें पता करना होगा कि सेकेंडरी कॉइल में कितना लॉस हो रहा है। तो लॉस इन सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में जो टोटल लॉस है वो 1000 है ना। तो 1000 में से देखेंगे कि प्राइमरी कॉइल में कुछ लॉस हो गया 100 वाट का। ठीक, टोटल लॉस है 1000, इसमें से जो है कहेंगे कि 100 वाट का लॉस प्राइमरी कॉइल में हो गया है। उसमें से 700 वाट जो है, 700 वाट जो है आयरन लॉस है। अब देखेंगे कि प्राइमरी कॉइल यहाँ पर है, यहाँ पर कहा गया कि 100 वाट का लॉस है, ये कोर है, यहाँ कहा गया कि 700 का लॉस है और यहाँ का लॉस हमें निकालना है। ठीक है, जबकि टोटल लॉस दिया है 1000। तो 1000 में से ये लॉस माइनस करेंगे 100, फिर ये माइनस करेंगे, जो बचेगा वो यहाँ लॉस हुआ होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि 1000 टोटल लॉस है, जिसमें से 100 प्राइमरी कॉइल में लॉस हुआ, 700 आयरन लॉस हुआ और बाकी जो बच गया 200 वाट ये सेकेंडरी कॉइल में लॉस हुआ। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था लॉस इन सेकेंडरी कॉइल वो हो गया 200 वाट। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है करंट इन सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में करंट निकालना है। ठीक, तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेकेंडरी कॉइल में टोटल पावर कितना है। पावर इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में टोटल पावर है, देखेंगे कि इसमें आउटपुट है 9000 और प्लस ये 200 का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखें हमने लिखा है, यहाँ पर भी जो पावर आउटपुट है वो क्वेश्चन में दिया है 9000। तो 9000 मतलब कि सेकेंडरी कॉइल से बाहर जा रहा है। ठीक, और 200 वहाँ लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर टोटल पावर जो है सेकेंडरी कॉइल में वो है 9200 का। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ES इंटू IS। ठीक, अब ES जो है यानी सेकेंडरी कॉइल में जो वोल्टेज है वो भी हमने निकाला है, वो आया है 200। देखें यहाँ पर वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल ये आया है 200, ES 200 आया है। तो रखेंगे यहाँ पर, ये हो गया 9200 इज इक्वल टू ES हो गया 200, तो IS निकालेंगे, है ना। तो IS का जो वैल्यू आएगा यहाँ से वो आ जाएगा 46 एम्पियर, है ना। मैं फिर से इसको लिखता हूँ, जो IS है वो हो गया 46 एम्पियर।
यहाँ से निकालेंगे तो 9200 डिवाइड बाई 200, 0 0 2 कैंसिल हो गए और 92/2 करेंगे तो 46 एम्पियर आएगा। तो सेकेंडरी कॉइल में करंट हो गया 46 एम्पियर। अब आगे पूछा गया है रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल, है ना। तो सेकेंडरी कॉइल में जो लॉस है, देखें यहाँ पर लॉस इन सेकेंडरी कॉइल ये है 200 का, ठीक। तो लॉस इन सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू RS, ऐसे लिखेंगे। सेकेंडरी कॉइल में करंट इंटू सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस। तो जो लॉस है वो दिया गया है 200, है ना, ये 200 है। जो करंट है IS वो हमने निकाला है यहाँ पर 46 इंटू RS। 46 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर करंट का स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ से RS की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 0.1 ओम का, ठीक है। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके हम लोग कर सकते हैं, समझ सकते हैं।